इंडोनेशिया में 1986 के दौरान एक जवान लड़की आध्यात्मिक सलाह की तलाश में थी। उसे पता था इस मामले में एक ही इंसान था जो उसकी मदद कर सकता था, लेकिन ये कोई प्रीस्ट, बाबा या साधु नहीं था जैसे वो होते हैं। वो एक जादूगर जैसा व्यक्ति था जो खुद को तांत्रिक बताता। ये हमारे लिए अजीब हो सकता है, लेकिन इंडोनेशिया के लोगों के लिए इन तांत्रिकों के पास जाकर उनसे जीवन और अपनी समस्याओं के बारे में बात करना आम बात है। उनमें से एक तांत्रिक था जो काफ़ी लोकप्रिय था। उसके पास लोग आते जाते रहते, खासकर औरतें उसके पास अपनी समस्याएं ले जाती। कुछ औरतें ज़्यादा खूबसूरत होना चाहती तो कुछ ज़्यादा दौलत हासिल करना चाहती। वो तांत्रिक उससे मिलने आने वाले सभी लोगों पर मंत्र फूंकता, जिससे उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती। फिर वो लड़की इस तांत्रिक से मिलने आई। उस तांत्रिक का नाम था अहमद सुराजदी। उसने उस लड़की को अपने साथ गन्ने के खेतों में आने के लिए बोला, जहां उसकी तांत्रिक रस्म शुरू होने वाली थी, जिसमें अहमद उस लड़की को ज़मीन में बने एक गड्ढे में खड़ा करने वाला था। वो गड्ढा इतना ही बड़ा था जितने में वो लड़की खड़ी हो सके और उसकी कमर तक मिट्टी आए। उसके बाद अहमद ने वह गड्ढा मिट्टी से भर दिया, जिससे लड़की हिल नहीं पाई। वो लड़की बेचैन होने लगी और पूछने लगे कि वो बाहर कब आ सकती है। बदकिस्मती से उस लड़की को पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वो उस गड्ढे से जिंदा वापस नहीं आने वाली थी। उसने उस लड़की को वहीं फंसाया था जहां वो उसे फंसाना चाहता था। अहमद ने जल्दी से एक तार लिया और उस लड़की के गले को कस के जकड़ लिया और तब तक कसता रहा जब तक उस लड़की की जान निकल गई। वो लड़की उसकी जान बचाने के लिए हाथ पर मारती रही, लेकिन आखिरकार नाकाम रही और उसी गन्ने के खेत में उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अहमद ने उस लड़की के मुंह से निकलने वाली थूक को जमा किया और फिर पी गया। फिर उसने उस लड़की के कपड़े उतारे और उसे दफना दिया। दफनाते वक्त उसने ध्यान दिया कि उस लड़की का चेहरा उसके घर की तरफ हो। ये एक इंडोनेशियन तांत्रिक की मौत से शक्तियाँ पाने की शुरुआत थी। अहमद के शुरुआती जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि पहला खून करने से पहले उसने सपने में उसके पिताजी आए थे, जो कुछ समय पहले मर गए थे। उन्होंने सपने में अहमद को तांत्रिक बनने का आदेश दिया। जितनी हो सके उतनी ताकत जमा करें और मरी हुई 70 जवान लड़कियों का थूक पिए। अहमद नींद से उठा और अब उसके पास जीवन का एक उद्देश्य था। तांत्रिक के अलावा अहमद एक चरवाहा भी था। उसके पास काफ़ी गायें थीं। उसकी ज़िंदगी काफ़ी साधारण थी, जो अब साधारण नहीं रहने वाली थी। अहमद ने 3 बार शादी की थी और वो उस वक्त भी शादीशुदा था जब उसने उस लड़की का खून किया। और एक अजीब बात यह थी कि उसकी तीनों बीवियां सगी बहनें थीं। उसकी तीनों बीवियों का उसको साथ था और उनमें से सबसे बड़ी बहन तो अहमद को तांत्रिक बनने में मदद कर रही थी। अपने पिताजी से सपने में मिले आदेश के बाद अहमद को पता था कि मरी हुई लड़कियां ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, तो उसने खुद ही लड़कियों को मारने की शुरुआत की। पुलिस और गवाह से बचना मुश्किल था, लेकिन उसे पता था अगर लड़कियां खुद चलकर उसके पास आईं तो उसे उनको मारने में आसानी होगी और कोई गवाह भी नहीं बनेगा। पुलिस और गवाह से बचना मुश्किल था, लेकिन उसे पता था अगर लड़कियां खुद चलकर उसके पास आई तो उसे उनको मारने में आसानी होगी और कोई गवाह भी नहीं बनेगा। अहमद जानता था उसे सावधान रहना होगा। कई वेश्याएं उससे मिलने आती ताकि वो उनको खूबसूरत बना सके और वो ज़्यादा आदमियों को आकर्षित कर सके और ज़्यादा पैसा बना सके। कई वेश्याएं अकेली रहती और उनको मारना सबसे आसान था, लेकिन अहमद सबको नहीं मार सकता था। अगर उसे 70 लड़कियों को मारना था तो उसे बहुत सतर्कता से काम करना था। उसका उद्देश्य बहुत बड़ा था, लेकिन वो उसे किसी भी हाल में पूरा करना था। अहमद ने लड़कियों को मारना शुरू किया। एक के बाद एक लड़कियां उसके पास सलाह या मदद के लिए उससे मिलने आती और अवसर मिलते ही अहमद उन्हें गन्ने के खेत ले जाता। लड़कियों को पता नहीं था कि अहमद ने पहले ही उनकी कब्र खोद रखी है, लेकिन वो उन पर भरोसा रखकर खुद ही गड्ढे में उतर जाती और खुद को कमर तक मिट्टी से गाड़ देती। अहमद अपनी रस्सी निकालता और उनके गले को जकड़ लेता। लड़कियों की खून और सांसें दोनों रुक जाती। उसके बाद भी वो उनका गला जकड़े रहता ताकि उनमें अगर कोई जान बची हो तो वो भी निकल जाए। जैसे ही वो मर जाती, अहमद उनका थूक जमा करता और पी जाता। लड़कियों के कपड़े उतारता ताकि उनकी लाशें ज़मीन में दफनाने के बाद जल्दी सड़ जाएं।
लेकिन उनके सर वो हमेशा अपने घर की दिशा में रखता ताकि उसे उनकी मौत से तांत्रिक शक्तियां मिलती रहें। साल बीत गया और अहमद के किए गए खून के बारे में किसी को पता नहीं चला। ऐसे ही और साल बीतते गए। अहमद 11 साल तक हत्याएं करता रहा और वो इस दौरान कभी पकड़ा नहीं गया, ना उस पर किसी ने शक किया। 24 अप्रैल 1997 को 21 वर्षीय श्री कमला देवी ने एंड्रियास नाम के एक 15 वर्षीय रिक्शा चालक से उसे दातुक ले जाने के लिए कहा। उसने उसे इस बात को राज रखने के लिए बोला और कभी भी किसी को कुछ न बताने का वादा किया। एंड्रियास ने देवी को अहमद के घर छोड़ा और उसके बाद बाकी लड़कियों की तरह वो भी वहां से गायब हो गई, लेकिन वो ज़्यादा समय तक गायब नहीं रही। 3 दिन बाद एक आदमी ने देवी का नग्न और सड़ता हुआ शरीर गन्ने के खेत में पाया और बाद में कुछ लोगों ने मिलकर उसे खोदा और उसका शव बाहर निकाला और तभी पुलिस को भी सूचित किया। एंड्रियास ने पुलिस और देवी के परिवार को सूचना दी कि उसने उसे 3 दिन पहले अहमद के घर छोड़ा था और ये जानकारी मिलते ही पुलिस ने अहमद से पूछताछ शुरू की। हालांकि उसने देवी के खून से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया। पुलिस को उसके घर में देवी का हैंडबैग, ड्रेस और ब्रेसलेट मिला। बाद में 30 अप्रैल के दिन अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान अहमद ने धीरे धीरे देवी की हत्या को कबूल कर लिया, लेकिन ये भी खुलासा किया कि उसने उसी तरह से 42 लड़कियों को मार डाला था और वहीं गाड़ दिया था। फिर गन्ने के खेत की खुदाई शुरू की गई जहां देवी का शव मिला था, उसी जगह। इस प्रक्रिया के दौरान 42 शव मिले, जिनमें से कुछ इतने सड़ चुके थे कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया था। 11 दिसंबर 1997 को अहमद के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। मुकदमा 363 पन्नों का था, जिसमें सब आरोप लिखे गए थे। अहमद ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखने की पूरी कोशिश की। उसकी 3 बीवियों को भी खून करने में और शवों को छिपाने में मदद करने के लिए गिरफ्तार किया गया। उसकी एक बीवी तुमीनी पर उसके साथी के रूप में मुकदमा चलाया गया। उन्होंने दावा किया कि सभी आरोप पुलिस के अत्याचारों से डरकर कबूल किए गए हैं। उन्हें 27 अप्रैल 1998 को लुबुक पाकम में 3 न्यायाधीशों के पैनल द्वारा दोषी पाया गया। फायरिंग स्क्वाड द्वारा उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी। फैसला पढ़कर सुनाए जाने पर कोर्ट रूम में बहुत भीड़ उमड़ पड़ी। 100 से ज़्यादा लोग उस छोटे कोर्ट रूम में जमा हो गए थे, जबकि कई लोगों ने पूरी कार्रवाई बाहर के टीवी पर देखी। अहमद की पत्नी तुमीनी को भी हत्याओं में मदद करने के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उसकी सज़ा को कम करके आजीवन कारावास में बदल दिया गया। जुर्म की ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रू क्राइम इनकॉर्पोरेटेड को।